So this is your pharmaceutical chemistry 2 lab manual. Subject code for this pharmaceutical chemistry 2 is 0812. Now here we are going to study today the first topic or the first experiment, that is introduction to lab. First experiment is introduction to laboratory. Before that we'll see what is the core value for this subject. So here mission, vision and core values are given by the MSBT itself. Then what we have to focus on this is that the learning overviews. Here you can see that the importance of the subject. The pharmaceutical chemistry is the chemistry of the substance used as a medicine. Pharmaceutical chemistry is a chemistry of the substance used as a medicine. Pharmaceutical chemistry 2 is the chemistry of the drugs of organic origin. That means यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा करके. Organic pharmaceutical chemistry is concerned with medicinal organic compound, determination of their structure, synthesis, isolation and their chemistry. तो ये है हमारे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस. यहाँ पे हम मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस, वो आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट दिया हुआ है इधर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सब्जेक्ट. सो क्या ऑब्जेक्टिव है PC2 लर्न करने के? टू प्रोवाइड द गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर सिस्टेमिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे गाइडलाइंस और प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं सिस्टम, जिसके वजह से हम वो अननोन कंपाउंड आइडेंटिफाई कर सकें. नेक्स्ट है टू गेट फैमिलराइज विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग एंड मेक टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक टेस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो इसमें सेकेंड पॉइंट क्या लर्न करने वाले हैं हम, कि हमें पता है कि मैंने आपको एस्प्रिन दिया है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये एस्प्रिन है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करनी पड़ेगी. तो ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट में कवर होता है. थर्ड है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी यूज एज अ मेडिसिन बाय वेरियस टेस्ट. तो अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करके हमारा जो कंपाउंड है वो प्योर फॉर्म में है या नहीं वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टू परफॉर्म एंड अंडरस्टैंड ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो कि मैंने अभी बोला कि आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में भी किए हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बट वहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए किए हैं. यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आप ये लर्न करने वाले हो. नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें लर्न करने वाले हैं वही सेम कंपाउंड हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे उसका स्टडी भी हम इसमें करने वाले हैं. नेक्स्ट है टू डेवलप द एनालिटिकल, टेक्निकल, प्रिपरेटरी स्किल्स फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. यदि आप ये सब नॉलेज गेन करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रेडी हो जाते हो, क्योंकि उधर भी आप QC डिपार्टमेंट में यदि आप काम करते हो तो यही सब आपको करना पड़ता है. एंड लास्टली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. ओके, तो ये हो गया आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव. अभी ये जो लिंक डायग्राम है वो आपने लास्ट ईयर भी देखे. हर एक मैनुअल में ये लिंक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दिए हुए. कोर सब्जेक्ट कौन से हैं आपके वो दिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट कौन से हैं, और जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, कहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं, एंड करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव हम लोग ये करेंगे, फोकस करेंगे टू डेवलप द एटीट्यूड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, डेवलप द सोशल स्किल फॉर सोशल डेवलपमेंट,
develop the continued learning skill for long life learning, gain basic knowledge of human body, understand the various drugs, their formulation and their appropriate use, and develop the communication skill, develop the technical skills for the industrial and hospital activities. So ये जो आप लोग देख रहे हो ये सब लर्न करने के बाद हमारे ये सारे करिकुलम ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं उन्होंने वो फुलफिल होने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट है ग्राफिकल स्ट्रक्चर. तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन क्या है और उसको आप किस तरह से सॉल्व करने वाले हो. सो यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम और एप्लीकेशन. सो enable students to identify the unknown drugs by performing the qualitative analysis of unknown drug, synthesis or prepared drug, analyze the given sample of drug to determine whether it complies with the official standard or not. अभी ये जो है problems is nothing but the types of the practicals which you are going to perform this year. मीन्स यहाँ पे आप 3 तरह के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो सेकेंड ईयर में. एक है आइडेंटिफिकेशन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकेंड है आपका सिंथेसिस एंड थर्ड वन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. उसमें से क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो आपका मेजर पार्ट रहता है या मेजर एक्सपेरिमेंट रहता है और दूसरे 2 जो है वो आपके माइनर एक्सपेरिमेंट है. तो अभी प्रोसीजर क्या फॉलो करने वाले हो आप. सो द मेथड इन्वॉल्व्स इन परफॉर्मिंग physical examination and preliminary test, determination or detection of the elements, determination of functional group, confirmatory test, preparing the derivative, performing basic organic reactions. अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि अप टू प्रिपेयरिंग द डेरिवेटिव वो सब आपका किस में कवर होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में. सेकेंड पॉइंट आता है आपका परफॉर्मिंग द बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस लाइक. तो अभी ये जो है वो सिंथेसिस का पार्ट आता है. कौन से रिएक्शन है, एसिटाइलेशन, ब्रोमिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नाइट्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब रिएक्शन के प्रिंसिपल यूज़ करके आप क्या करने वाले हो, सिंथेसिस करने वाले हो. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. इंटरमोलिकुलर और इंटरआयोनिक फोर्स एग्जिबिटेड बाय बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, acid base character, basic chemical reactions like oxidation, reduction, esterification, bromination. तो ये सब प्रिंसिपल्स भी आप लर्न करने वाले हो जब आप सिंथेसिस का पार्ट इन डिटेल स्टडी करोगे. नेक्स्ट है कंसेप्ट्स. कौन से कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे यहाँ पे. सोलिबिलिटी का क्या है, एसिड बेस बिहेवियर क्या है, एरोमेटिसिटी, एलिफेटिसिटी, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, प्योरिटी ऑफ ड्रग, फंक्शनल ग्रुप, ये सब पॉइंट्स जो है आपके क्लियर होंगे कि फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्योरिटी कैसे हमें कंफर्म होगी. तो इस पॉइंट से रिलेटेड सोलिबिलिटी किस तरह से चेक करनी है, कहाँ कौन से सॉल्वेंट यूज़ करने हैं, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैक्ट्स. तो आप कौन से कंपाउंड्स इसमें स्टडी करने वाले हो, मेजॉरिटीली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फिनॉल और एरोमेटिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन, सिंपल ईस्टर, अमाइन, अमाइड्स, एलिफेटिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर. तो इन सब का आप स्टडी करने वाले हो. इतना सबको समझ में आया है. नाउ नेक्स्ट वी आर डायरेक्टली गोइंग to study your first experiment, that is introduction to laboratory work. ये आपके इंडेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो. आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में मैनुअल पोस्ट कर दिया है. सो यू कैन डाउनलोड एंड मेक अ स्पाइरल फॉर ईच सब्जेक्ट एंड whenever we are sending you the study material or practical material, you have to complete the experiment. So first experiment here is introduction to laboratory or laboratory work. Now here you can see the concept कौन से आपके इसके क्लियर होने वाले. इससे करिकुलम कंटेंट जो हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे आप लोग डेवलप होने वाले हो. नेक्स्ट स्कोप ऑफ वर्क, प्लानिंग एंड असेसमेंट. सो फर्स्ट विल फोकस न्यू कंसेप्ट. उसमें फर्स्ट है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. So laboratory experiments are expected to develop the intellectual skill, motor skill and attitude in the student. जब आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. आपको वो इक्विपमेंट, ग्लासवेयर, एपरेटस कैसे यूज़ करने हैं वो
उसकी जानकारी हो जाती है. सो इट विल हेल्प्स टू डेवलप द मोटर स्किल. किसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये अगर आपको गेन होता है नॉलेज, तो इट विल लीड्स टू डेवलप योर इंटेलेक्चुअल स्किल, एंड बोथ ऑफ विल इन कॉम्बिनेशन विल डेवलप योर एटीट्यूड. यहाँ पे वही दिया हुआ है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स आर इंक्रीजिंग योर आर हेल्प्स टू इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल स्किल, योर मोटर स्किल एंड एटीट्यूड. नेक्स्ट प्रपोजिशन है लॉजिकल थिंकिंग. So logical thinking is developed in students through systems approach, content analysis and subsequential planning of laboratory work. यहाँ पे एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें लॉजिकल थिंकिंग एक तरफ है एंड लेफ्ट हैंड साइड में दिया है सिस्टेमिक अप्रोच, कंटेंट एनालिसिस एंड सिक्वेंशियल प्लानिंग. तो कोई भी काम यदि आपको करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, यू हैव टू थिंक, you have to approach systemically. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेना ज़रूरी है. दैट इज़ नथिंग बट द कंटेंट एनालिसिस. और एक बार आपका कंटेंट एनालिसिस फिक्स हो जाए तो आप लोग क्या करने वाले हो, उसको सिक्वेंशियली प्लान करने वाले. फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला है कि यू हैव टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट. तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए कंपाउंड हमें चाहिए, उसके लिए एपरेटस चाहिए, लिक्विड्स चाहिए. वो सब मिलने के बाद ये सब कंटेंट एनालिसिस हो गया. उसके बाद आप डिटरमाइन कैसे करोगे, डायरेक्टली रीडिंग तो नहीं ले सकते. सो सिस्टम और सिक्वेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो नेसेसरी टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग. तो जैसे ही आप प्रैक्टिकल करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू प्लान द एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट है प्रपोजिशन 3, दैट इज़ बैलेंस रूम. केमिस्ट्री में बैलेंस रूम का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो प्रिसीजन, एरर, ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी. और कैसे मेजर करते हो, कैसे वेट करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है. बट आप यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हो. सो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको मेजरमेंट की इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि आप क्वालिटी देख रहे हो. यू आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन और ऐसे जिसमें आपको रीडिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो तो आपको क्वालिटी मैटर करती है. ओके, सो फर्स्ट इज बैलेंस रूम. इट इज़ द रूम वेयर एनालिटिकल वेइंग बैलेंस इज केप्ट. The operation of balance is demonstrated to the students and they handle the balance under the supervision of teacher. हमारे यहाँ केमिस्ट्री 2 के लैब में 2 तरह के बैलेंस है, एक डिजिटल बैलेंस है और दूसरा एनालिटिकल बैलेंस है. डिजिटल बैलेंस आपने लास्ट ईयर भी यूज़ किया हुआ है. एनालिटिकल बैलेंस आपने देखा है, उसका ऑपरेटिंग देखा है, बट आपने यूज़ नहीं किया है. यू हैव टू एडजस्ट बोथ द पैन इन दैट एंड यू हैव टू कीप butter paper on both the pan of same size. Then on one pan you have to keep the wet and other pan you have to add the powder. And when the pendulum moves equally on both the side, at that time you can say that your compound is wet. So balance room is there. So again here how to operate the balance is more important. How to take care of the balance after दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंस. क्योंकि केमिस्ट्री में क्या रहता है, बहुत से कंपाउंड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक भी रहते हैं, तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर सकते हैं अगर आप उसको बैलेंस के ऊपर एज सच रखते हो. तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के बाद क्या हो सकता है कि बैलेंस हमारा ख़राब हो सकता है या उसको करोजन हो सकता है. सो यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द बैलेंस. नेक्स्ट है फ्यूम कबर्ड. अभी ये फ्यूम कबर्ड जो है वो दिस ईयर आपको नया है इस साल. फ्यूम कबर्ड में आप क्या करते हो, इट इज़ एन एनक्लोज चेम्बर विथ एग्जॉस्ट फैन फॉर हैंडलिंग ऑफ द डेंजरस केमिकल एंड प्रोसेसिंग द रिएक्शन. इसका पर्पज़ क्या है, उसको एक एग्जॉस्ट फैन रहता है और जो भी केमिकल्स है जो पॉइजनस है या उसके फ्यूम्स जो है वो डेंजरस है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन आपको परफॉर्म करनी है तो वो आप क्या कर सकते हो, फ्यूम हुड में कर सकते हो, ताकि बाहर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा मीन्स
ख़राब ना हो या उस फ्यूम की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो जो भी कुछ है वो ऑपरेशंस वो आप फ्यूम हुड में कर सकते हैं। नाउ हियर they have given some tables. Okay, so tables are given over here. Procedure is given. Read the learning overview carefully. Again listen to whatever the lecturers or teachers saying about your importance of the subject, curriculum, philosophy, graphical structure, skill to be developed. तो जो हमने अभी पहले के पेजेस देखे हैं उस पर आपका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करके डिपेंड है। नेक्स्ट मीन्स वो सब आपको लर्न करना है, और वो लर्न मीन्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट इसके जो आंसर्स है क्वेश्चन आंसर्स वो आपको उधर ही मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे दिया है इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन लेबोरेटरी। तो मैंने एक दूसरा वीडियो आपको शेयर मीन्स इसके बाद में एक वीडियो और एक आपको शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको ये सब इंफॉर्मेशन दी है। तो इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट कौन से है, पीएच मीटर है, डिजिटल बैलेंस है, हॉट एयर ओवन है, डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस है। तो आपके यूजेस स्पेसिफिकेशन ये सब मैंने ऑलरेडी आपको दूसरे इसमें दिया हुआ है। देन केमिकल्स, अभी केमिकल्स आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, ये सब केमिकल्स आपने लास्ट ईयर भी हैंडल किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है 2 नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये साइंटिस्ट के नेम के लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपने अभी तक जो भी चैप्टर्स देखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ऑलरेडी 2-3 साइंटिस्ट के नाम आपको बताए हैं। तो फ्रॉम दैट पार्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस पोर्शन। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द 2 चार्ट डिस्प्लेड हियर। सो कौन से है, एक तो पीरियोडिक टेबल, वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है यूजेस ऑफ ड्रग। गिव द 2 नेम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप, भी वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली है एंड कीप्स एपरेटस। तो ये सब हमारे लैब में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट यू हैव टू राइट डाउन। और ये कुछ क्वेश्चन आंसर है भी, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। समझ में आया सबको? ओके, सो आपको ये वीडियो मिलने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल से पहले आपको आपका मैनुअल ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ख़त्म होता है। यहाँ पे स्पेस दी हुई है, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस विच आर enlisted in group A, B and C. Okay. Hello friends, in this video we are going to study about Introduction to Pharmaceutical Chemistry 2 Laboratory. तो पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है प्रैक्टिकल में। अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम लाइब्रेरी में कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं उसके डिटेल्स देखने वाले हैं, या फिर कौन से इक्विपमेंट रहते हैं या ग्लासवेयर रहते हैं उसके बारे में। सो फर्स्ट है बीकर। बीकर आप सबको पता है, इट इज़ अ सिंपल कंटेनर फॉर स्टरिंग, मिक्सिंग एंड हीटिंग लिक्विड्स, generally cylindrical in shape with flat bottom and lip for pouring. This beaker is available in wide range of sizes from 1 milliliter up to several liter. मीन्स ये जो बीकर है अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मार्किंग, ये 200 या 250 ml का बीकर है, यहाँ पे साइड में दिख रहा है कि तो ऐसे अलग अलग साइजेस में ये बीकर अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है हम इसको क्या कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क भी देखो अलग अलग शेप में साइजेस में अवेलेबल है। भी इसका साइज़ और डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज़ अ फ्लैट कोनिकल बॉडी एंड अ सिलिंड्रिकल नेक. It allows contents to be swirled or stirred during an experiment. It is having the narrow neck which keeps the content from spilling out and reduces the evaporative losses compared to beaker. अगर बीकर के बारे में हम देखते हैं तो इसका जो माउथ है बीकर का वाइडर माउथ है एज़ कम्पेयर टू दैट ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसका माउथ स्मॉलर है. उसके वजह से क्या होता है कि अगर हम इसमें लिक्विड को बॉईल करते हैं तो इवोपरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. ये फ्लास्क भी देखो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है. नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. It is flat bottom bulb with a long neck usually fitted with a stopper. The neck has single ring, graduation mark and a label.
यूज फॉर मेकिंग द सॉल्यूशंस टू अ नोन वॉल्यूम। मीन्स आपने फर्स्ट ईयर में देखो 0.1 नॉर्मल या मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशंस बनाए हैं, वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम नॉर्मली किस में यूज़ करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक क्लास में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मार्किंग दिख रही है आपको, ये 500 ml का है और यहाँ पे आपको एक मार्किंग दिख रही है। तो ये मार्किंग क्या इंडिकेट करती है कि आपको वहाँ तक सॉल्वेंट एडजस्ट करना है। और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी अलग अलग शेप में अवेलेबल है, अवेलेबल साइजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस फ्लास्क। दिस फ्लास्क इज यूज्ड टू बॉयल द लिक्विड्स एंड आल्सो यूज्ड टू कलेक्ट द गैसेस इफ एप्लीकेबल। इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। नेक्स्ट है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द लिक्विड्स एंड इट इज़ अवेलेबल इन ग्लास एज वेल एज प्लास्टिक मटेरियल। यूज टू एक्यूरेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फॉर दिस पर्पज़ दैन फ्लास्क एंड बीकर। मीन्स इसमें हम सॉल्यूशन जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। अगेन जब हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं तो दो तरह के प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ते हैं। इफ़ यू आर मेजरिंग द कलर्ड लिक्विड देन इन दैट केस यू हैव टू ऑब्जर्व द अपर मिनिस्कस हियर। मीन्स जहाँ पर आप फील कर रहे हो दैट इज़ अपर मिनिस्कस, यू हैव टू चेक। एंड इफ़ यू आर यूजिंग द कलरलेस लिक्विड देन you have to consider the lower meniscus. Okay, now next है test tube. This test tube, common piece of glassware consisting of a finger-like length of glass or clear plastic tubing open at the top and usually with a rounded U-shape bottom. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बॉटम जो है वो कैसा है, U-shape है एंड राउंडेड है. Available in multitude of lengths and width, typically from 10 to 20 mm wide and 50 to 200 mm long. मीन्स इसके जो डायमेंशन है अगर हम इसको विड्थ से देखते हैं तो 10 टू मीन्स ये जो विड्थ आप देख रहे हो वो 10 से 20 है और ये लंबाई जो है इसकी वो कितनी रहती है 50 टू 200 mm लॉन्ग. नेक्स्ट है बीकर टंग और हम इसको पेयर ऑफ टंग भी बोलते हैं. द टंग इज़ यूज टू कैरी अ बीकर आफ्टर इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हीट एंड और कोल्ड टेम्परेचर. नेक्स्ट है क्रूसिबल टंग. टंग इज़ यूज टू कैरी अ क्रूसिबल आफ्टर इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हीट एंड और कोल्ड टेम्परेचर. ये आप लोग इवापोरेटिंग डिश को नीचे उतारने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब होल्डर. अभी सबको तो पता है कि हम टेस्ट ट्यूब होल्डर किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब. ग्रिपिंग डिवाइस यूज टू कैरी अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हीट एंड कोल्ड और टेम्परेचर. टेस्ट ट्यूब ब्रश इज यूज टू क्लीन द टेस्ट ट्यूब. यू हैव यूज इट. नेक्स्ट है थर्मामीटर. नाउ इन केमिस्ट्री टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस थर्मामीटर इज़ यूज टू चेक द मेल्टिंग पॉइंट or from melting point you will be able to identify the compound because each and every compound is having a characteristic melting point. कोई भी दो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं रहता. ये है यहाँ पे मर्क्यूरी रहती है और जितने जैसे ही हम ग्रेजुअली इसको हीट करते हैं मेल्ट होता है तो हमें ये टेम्परेचर नोट डाउन करना है. नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब रैक. इट इज़ यूज टू होल्ड और सपोर्ट अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग केमिकल्स. ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं. नेक्स्ट है बंसन बर्नर. फॉर व्हाट पर्पज यू आर यूजिंग इट? फॉर हीटिंग ऑफ द सॉल्यूशन. पीस ऑफ लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स that produces a single open gas flame which is used for heating, sterilization and combustion. Next है stand. Burette stand. A burette stand is a piece of scientific equipment to which clamps can be attached to hold test tubes and other equipment. You can use this stand to hold this round bottom flask, condenser, etc. Here you can see the assembly. Okay. This is the burette.
Burette is a vertical cylindrical piece of laboratory glassware with a volumetric graduation on its full length and a precision tap or stopcock on the bottom. ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो दैट इज़ नथिंग बट द स्टॉप क्लॉक. ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ स्टॉप क्लॉक. एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये ग्रेजुएशंस आपको दिख रहे हैं. सो इट इज़ ग्रेजुएटेड एंड अवेलेबल इन 2 sizes 25 ml and 50 ml. Used to dispense known amounts of a liquid in experiment with a precision is necessary. Next है funnel. It is used to channel the liquid or fine grain substances into container with a small opening. ये जो funnel है हम लोग फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं केमिस्ट्री 2 पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर आप सुटिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो आप पाउडर फिलिंग करने के लिए नैरो माउथ कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं. इवोपरेटिंग डिश. It is also called as a porcelain or ceramic dish. It is used to evaporate excess of water to ensure that the concentrated solution or the dissolved substances is left behind. ये इवोपरेटिंग डिश हम नॉर्मली PC2 में किसके लिए यूज़ करते हैं? टू प्रिपेयर द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. नेक्स्ट है वॉच ग्लास. अ सर्कुलर स्लाइटली कवर्ड पीस ऑफ ग्लास यूज इन केमिस्ट्री एज अ सरफेस टू इवोपरेट लिक्विड to hold the solid while being weighed or as a cover for beaker. इसके पर्पज़ क्या है वॉच ग्लास के? जो भी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कंपाउंड ले रहे हो तो आप इसमें ले सकते हो, या फिर किसी सॉल्वेंट में को आपको इवोपरेट करना है तो भी आप इसमें कर सकते हो, या फिर एज अ कवरिंग यूज़ कर सकते हो. पेट्री डिश. A shallow glass or plastic cylindrical leaded dish that biologists use to culture the cell. अभी ये कल्चर मोस्टली किसके लिए यूज़ करते हैं? कल्चर के लिए. बट यहाँ पे हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे क्रिस्टल्स रिगेन करने के लिए हम जो सॉल्वेंट है वो इसमें पोर करते हैं. सो फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर अ रिक्रिस्टलाइजेशन पर्पज. नेक्स्ट है वायर गॉज. दे यूज टू एब्सॉर्ब एंड स्प्रेड द हीट फ्लेम, कीप ग्लासवेयर्स फ्रॉम क्रैकिंग, ब्रेकिंग एंड द पार्ट ऑफ रिंग स्टैंड सेटअप. इस यहाँ पे आप वायर गॉज देख सकते हो. तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम? मोस्टली हमें बीकर रखना है ट्राइपॉड स्टैंड पे या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रखना है तो एज अ सपोर्ट, और फ्लेम भी कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है. कैपिलरी ट्यूब्स. ये है कैपिलरी ट्यूब्स. HAP में लास्ट टाइम आपने यूज़ किए हैं. इसका पर्पज़ क्या है? यूज टू कलेक्ट द लिक्विड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन. बट केमिस्ट्री में हम इसको क्या किसके लिए यूज़ करने हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट है डिजिटल बैलेंस. वो भी आपने लास्ट टाइम यूज़ किया है. यूज टू एक्यूरेटली मेजर मास ओनली अप टू 200 ग्राम इन अवर लैब. हमारे मीन्स हर एक लैब का कोई स्पेसिफिकेशन रहता है ये डिजिटल लैब बैलेंस का. अकॉर्डिंगली यू कैन मेजर द डिजायर्ड कंपाउंड. नेक्स्ट है दीज आर रबर ट्यूब्स. जनरली किसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो? ये जो बर्नर है उसको भी लगा सकते हो, या फिर जो हम रिफ्लक्स कंडेंसर लगाने वाले हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, कोल्ड जैकेटेड वाटर मेंटेन करने के लिए भी हम ये रबर ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द hot air oven is the equipment which you can see in pharmaceutical chemistry 2 lab. Hot air oven, an oven provides a temperature higher than that of atmosphere. The temperature range covered by oven is between 50 to 250 degrees centigrade. These are used for rapid evaporation of the materials, rapid drying and for sterilization of articles that can be sterilized by dry heat. Dry heat sterilization technique requires a longer exposure time and higher temperature if we compared it with the moist heat sterilization. ओके, तो हॉट एयर ओवन हम पाउडर ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इवोपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं.
Sterilizing by dry heat is accomplished by conduction. The heat is absorbed by outside surface of the atom, then passes toward the center of the atom layer by layer. The entire atom will eventually reach the temperature required for the sterilization to takes place. इस प्रिंसिपल जो है इसका कंडक्शन है, एंड कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र की जाती है वन एटम से अदर एटम तक. ड्राई हीट डज मोस्ट ऑफ द डैमेज बाय ऑक्सीडाइजिंग द मॉलिक्यूल. आप लोग देखते हो कि कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये एक ड्रॉबैक है हॉट एयर ओवन का, क्योंकि हायर टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं. द इसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रॉयड and the organism dies. The temperature is maintained for almost an hour to kill the most difficult of the resistant spore. ये डायग्राम, ये इमेज है हॉट एयर ओवन की. आप लोगों ने ये देखा है, यूज़ किया है. तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल एंड ऑल नॉब्स रहते हैं और यू हैव टू ऑपरेट इट. नाउ विल सी द वर्किंग. द मोस्ट कॉमन टाइम टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर स्टरलाइजेशन विथ हॉट एयर स्टरलाइज़र और ओवन आर. अगर हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करते हैं तो हमें 30 मिनट्स तक रखना है. अगर 160 डिग्री सिलेक्ट करते हैं तो 60 मिनट्स तक रखना है, और 150 अगर सिलेक्ट करते हैं तो 150 मिनट्स तक, और उससे भी ज़्यादा हमें टाइम लेना पड़ता है. मीन्स आप लोग देख सकते हो, यदि हम टेम्परेचर कंडीशन कम कर रहे हैं तो हमारा हीटिंग का टाइम जो है वो बढ़ रहा है. नेक्स्ट, द कंटेंट मस्ट नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ओवन. अगर हम ओवन में उसको रखते हैं तो इमीडिएटली आधा घंटा होने के बाद हमें उसको नहीं निकालना है, हमें उसको कूलिंग पीरियड तक वेट करना है. व्हेन द टेम्परेचर हैज़ रिड्यूस डाउन टू 50 डिग्री, उसके बाद हमें उसको निकालना है. व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दैट? इट अवॉइड्स द क्रैकिंग ऑफ द ग्लासवेयर एज वेल एज प्रिवेंटिंग द एयर दैट कुड कंटेमिनेट आवर आर्टिकल. नेक्स्ट है, अभी हम हॉट एयर ओवन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ फॉर ग्लासवेयर्स, फोर्सेप्स, स्वैब्स, वाटर इम्परमिएबल ऑयल्स, वैक्सेस एंड पाउडर. ये सबको स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक? सो बिफोर प्लेसिंग इन हॉट एयर ओवन, ड्राई ग्लासवेयर कम्प्लीटली. हमारे जो ग्लासवेयर है वो कम्प्लीट ड्राई होने चाहिए. और टेस्ट ट्यूब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्लग करना चाहिए कॉटन वूल से और पेपर में रैप करके. उसके बाद हमें उसको ओवन में, हॉट एयर ओवन में रखना है. ऐसे नहीं कि स्पेस आपको बहुत दिख रही है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट रख सकते हो या apparatus रख सकते हो. डोंट ओवरलोड द ओवन. अलाउ द फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर बिटवीन द मटेरियल. क्योंकि क्या होता है, कंडक्शन प्रिंसिपल है यहाँ पे. अगर आप उसको पूरा भर दोगे तो ये कंडक्शन प्रिंसिपल वर्कआउट नहीं करेगा. नेक्स्ट है pH मीटर. तो आप डायग्राम देख सकते हो, ऐसा सेम pH मीटर हमारे लैब में भी है, और नाम से ही हमें पता चलता है कि pH मीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन. ये इंट्रोडक्शन क्या है? अ pH मीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द pH. अभी pH दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है. एसिडिक pH होता है, अल्कलाइन pH होता है. तो वो दोनों pH हम इससे मेजर कर सकते हैं. अ टिपिकल pH मीटर कंसिस्ट ऑफ स्पेशल मेजरिंग प्रोब. एक इलेक्ट्रोड रहता है जो आपको उसमें इंसर्ट सॉल्यूशन में डिप करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रीडिंग. अभी दो तरह के pH मीटर अवेलेबल रहते हैं. एक है मैनुअल pH मीटर एंड द अदर वन इज़ डिजिटल pH मीटर. बट हमारे यहाँ पे जो है वो मैनुअल pH मीटर है. सेम ऐसा ही है. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड स्टैंड है, जीरो सेटिंग नॉब है टू सेट बफर, वन नॉब इज़ देयर, टेम्परेचर कंट्रोल इज़ देयर, इलेक्ट्रोड इज़ देयर एंड इंडिकेटिंग मीटर. तो यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है दैट इज़ योर रीडिंग. नेक्स्ट है कैलिब्रेशन. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है. कैलिब्रेशन करना मतलब क्या कि हम अगर बोलते हैं कि इसका pH 4 है तो वो इंस्ट्रूमेंट वो pH 4 दिखाता है कि नहीं, वो चेक करना मतलब कैलिब्रेशन करना. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? we have to take a standard buffer solution of pH 4 and pH 10 and we have to check whether our pH meter shows the same reading for that or not. This is nothing but the calibration.
अभी what procedure or steps we have to follow while measuring the pH. The zero of the dial is set mechanically. आप लोगों को पहले ज़ीरो सेट करके लेना है, उसके बाद टेम्परेचर सेट करके लेना है. देन द इलेक्ट्रोड्स आर डीप. जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है वो बफर सॉल्यूशन में डालना है और pH को सेट करके लेना है. Adjustment is made so that the dial reads the value of the buffer solution. में जब तक 4 pH नहीं दिखाता है तब तक आपको वो नॉब सेट करके लेना है. द इलेक्ट्रोड्स आर रिमूव्ड एंड वॉश वेल विद द डिस्टिल्ड वाटर. और उसके बाद द इलेक्ट्रोड्स आर डीप इनटू द सैम्पल सॉल्यूशन. जिस सैम्पल सॉल्यूशन का आपको pH मेजर करना है उसमें वो इलेक्ट्रोड आपको डिप करना है. एंड द डायल शोज द pH वैल्यू ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन. तो जो आपका सैम्पल का pH है वो आपको उधर ऑटोमेटिकली दिखाई देगा. सो दिस इज रिगार्डिंग द हॉट एयर ओवन एंड pH मीटर. सो ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट apparatus. It is called as digital melting point apparatus. You can see here that we have switch. You have to switch on this. After that, here on off button is there. You have, these are the knobs, start and stop knob. Then stirrer is there. Here you can see stirrer is there. Then heating rate or heating control knob is there. This is the tube, okay, capillary tube. And here you can see that these 3 holes are there. ये 3 holes में आपको क्या करना है, you have to put a capillary filled with the sample. You have to start heater, okay, like this. You have to adjust the stirrer speed, okay, and from here you can see your capillary tube. And when your compound is melted, at that time you have to record the temperature, okay. This is the heating mantle, mainly used for distillation purpose. Analytical balances. Here you can see that there are 2 pans in this balance. Left hand side पे एक pan है, right hand side पे एक pan है, ऊपर स्केल है और नीचे जो आपको दिख रहा है सेंटर में दैट इज पेंडुलम. ये आप ऐसे उसको शिफ्ट करके ये जो पेंडुलम दिखता है वो जब इक्वली मूव होगा तब आपका बैलेंस है, ऐसे आप कह सकते हो. तो एक पैन में आपको क्या करना है, इस तरफ आप दोनों पैन में आपको बटर पेपर रखने हैं और उसके बाद एक तरफ आपको वेट रखने हैं और दूसरी तरफ आपको सैंपल रखना है. इस तरह से ये नॉब लिफ्ट करके अगेन जब ये पेंडुलम इक्वली मूव होगा तब आपको क्या करना है, वेइंग कंप्लीट हुआ ऐसे